नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों चलिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में शुरू हुआ? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में शुरू हुआ? तो हमारा आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ब्रिक्स के 15वां संस्करण का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया जा रहा है। ये 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक आयोजित होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसमें शामिल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा शामिल होंगे। तो इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, इस और किस लिए मीटिंग है? तो यूएई और ईरान को शामिल किया जाए या नहीं सदस्य देश के रूप में, इसलिए इस पर मीटिंग किया जा रहा है। बात करें ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स में कौन कौन सा देश आता है? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई चीन में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है शंघाई चीन में है। 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओनील द्वारा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए ब्रिक नाम दिया गया, परंतु 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल हो जाने से 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल हो जाने से ब्रिक्स नाम दिया गया। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन को देख लेते हैं। तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हिरोशिमा जापान में। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ हुआ? तो बर्लिन जर्मनी में। 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुआ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 2023 में क्वाड का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हिरोशिमा में। हिरोशिमा जापान में क्वाड का शिखर सम्मेलन 2023 वाला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध खान हीरे के लिए किम्बरले खान जो है दक्षिण अफ्रीका में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें G20 और एसीओ का होस्ट देश कौन है? तो भारत जो है G20 और एसीओ का होस्ट करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो हमारा आंसर है अयोध्या। अयोध्या में अभी हाल ही में टेम्पल म्यूजियम बनाया जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बात करें 5 करोड़ वृक्ष अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाने की एक योजना बनाया है। 5 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए कौन सा सरकार का है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चली। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ? वाराणसी में। बात करें दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। नौटंकी और कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और वहीं दूसरा राज्य अब बन गया है गुजरात। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद। तो ये म्यूजियम क्यों बन रहा है? तो ये म्यूजियम जो है सनातन संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। 5 एकड़ में बनाया जाएगा। 5 एकड़ में बनाया जाएगा, 12 दीर्घाओं में विभाजित किया जाएगा। ये म्यूजियम जो है 5 एकड़ में बनाया जाएगा और 12 दीर्घाओं में विभाजित किया जाएगा। बात करें वहीं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और कमल की नई प्रजाति निलंबो नमो 108 विकसित किया गया। निलंबो नमो 108 विकसित किया गया जो कमल की नई प्रजाति है। इस कमल के प्रजाति को कहाँ से लिया गया है? तो मणिपुर से लिया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा किसे नेशनल आइकॉन बनाया गया है? चुनाव आयोग के द्वारा किसे नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो हमारा आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है।
सचिन तेंदुलकर जी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में मतदाता को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में चुनाव आयोग का आइकॉन, नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया। ये 3 साल के समझौते पर बने हैं मतदाता को जागरूक करने के लिए। बात करें चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ तो 25 जनवरी 1950 को। बात करें किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन है तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक चुनाव का वर्णन है। बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे तो पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी तो BS रमा देवी। और बात करें वोटर्स डे मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। गुजरात का पहला मल्टीपर्पस हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। गुजरात का पहला मल्टीपर्पस हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया तो हमारा आंसर है सूरत में। गुजरात के सूरत में मल्टीपर्पस हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर का नाम द वर्ल्ड है। सूरत को 2013 और 2019 में सबसे अच्छा शहर का स्थान मिला, इसलिए वहाँ पर मल्टीपर्पस हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। बात करें सूरत का तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। स्टील कचरा से रोड किस राज्य में बना तो सूरत में। गुजरात के सूरत में स्टील कचरा से कहाँ पर रोड बना तो सूरत में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ तो सूरत में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन सूरत में बना। भारत का डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है तो सूरत। मक्का के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो सूरत को। मक्का के प्रवेश द्वार सूरत को कहा जाता है। एमी अवार्ड 2023 में जूरी सदस्य कौन बनी है तो एमी अवार्ड 2023 में जूरी सदस्य राधिका प्रधान बनी है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में एक्ट्रेस राधिका प्रधान जूरी बनी है। 75वें एमी अवार्ड्स 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक अमेरिका में टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को दिया जाएगा। और यह पुरस्कार 15 जनवरी 2024 को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 15 जनवरी 2024 को प्रदान किया जाएगा। बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था तो इस पुरस्कार की शुरुआत एमी अवार्ड्स पुरस्कार की शुरुआत 1949 में हुआ। तो कुछ पुरस्कार को एक साथ देख लेते हैं जिससे आप लोग को आसानी से याद हो। तो इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया तो सज्जन जिंदल को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया तो महेंद्र मिश्रा को। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया तो कोल्लम को। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया तो एंजेला मर्केल पूर्व चांसलर जर्मनी के जिन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया। राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया तो ABK प्रसाद को दिया गया। वहीं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया तो पहला नरेंद्र मोदी को और दूसरा आशा भोसले जी को दिया गया। विश्व जल सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा तो विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा हर साल विश्व जल सप्ताह आयोजित किया जाता है। इसमें जल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। इस बार के विश्व जल सप्ताह का थीम क्या है तो सीड्स ऑफ चेंज इस बार के विश्व जल सप्ताह का थीम है। इस बार के विश्व जल सप्ताह का थीम सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड है। सीबी एक गैर लाभकारी संस्थान है। 1991 में सीबी का स्थापना हुआ। बात करें सीबी का मुख्यालय कहाँ है तो स्वीडन में है। स्टॉकहोम स्वीडन में। जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था तो 1960 में हुआ था।
हाल ही में किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर है सालू जिंदल। सालू जिंदल को CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड को देखते हैं। तो UK संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को UK संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। वहीं ग्लोबल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायना क्रूगर को सम्मानित किया गया है। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायना क्रूगर को सम्मानित किया गया। वहीं बात करें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो हमारा आंसर है नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो बात करें नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड है। और नेपाल के उपराष्ट्रपति कौन है? तो राम सहाय प्रसाद यादव है। भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में मनाया जाता है। भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। बात करें नेपाल 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा। 2025 को नेपाल विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा। ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल में होगा। ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल में आयोजित होगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच है सूर्य किरण। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। हाल ही में UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो नीलकंठ मिश्रा। UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा जी को बनाया गया है। तो 2-4 चलिए कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। वहीं SBI लाइफ के MD और CEO अमित झिंगरन को नियुक्त किया गया है। SBI लाइफ के MD और CEO अमित झिंगरन को नियुक्त किया गया। वहीं LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में R दुराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में R दुराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला के CFO नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला के CFO नियुक्त किया गया है। वहीं क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में सभी सोइन को नियुक्त किया गया है। क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में सभी सोइन को नियुक्त किया गया है। तो कुछ 2-4-5 अपॉइंटमेंट देख लिए हैं जिससे आप लोग को आसानी से याद रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने NEP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने 2020 के नई शिक्षा नीति को NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अभी हाल ही में कुसीना माने स्थापित करने की योजना चली है। कुसीना माने स्थापित करने की योजना कर्नाटक में चली। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक बंगलौर। वहीं ADR के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक कहाँ हैं? तो कर्नाटक में। ADR के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक कर्नाटक में हैं। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी बेंगलुरु करेगा। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी बेंगलुरु करेगा। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। नाद प्रभु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कर्नाटक के बंगलौर में स्थित है।
नागरहोल, बन्नरघट्टा, अंशी ये सब कर्नाटक में स्थित है। G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथा बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथा बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो वाराणसी में। G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथा बैठक वाराणसी में आयोजित होगा। वहीं पहला, दूसरा, तीसरा की बात करें तो पहला बैठक G20 की पहला संस्कृति बैठक कहाँ हुआ? तो खजुराहो, मध्य प्रदेश में। G20 की संस्कृति समूह की दूसरा बैठक भुवनेश्वर, उड़ीसा में और तीसरा बैठक हम्पी, कर्नाटक में हुआ। अभी हाल ही में चौथा बैठक वाराणसी में हुआ। पूरे 200 बैठक होने वाला है, तो क्रमवार याद रखिएगा। G20 संस्कृति समूह की चौथा बैठक वाराणसी में हुआ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब बता देते हैं आप लोग को एक लाइन से। G20 संस्कृति समूह की पहला बैठक खजुराहो, मध्य प्रदेश में, दूसरा बैठक भुवनेश्वर, उड़ीसा में, तीसरा बैठक हम्पी, कर्नाटक में और चौथा बैठक वाराणसी में हुआ था। वहीं बात करें SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी में है। वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी में हुआ। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन वाराणसी में हुआ। G20 का इस बार का थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम थीम है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 की स्वास्थ्य मंत्री का बैठक कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। स्वास्थ्य मंत्री वाला बैठक गांधीनगर में हुआ। G20 2022 कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में। 2023 का होस्ट भारत कर रहा है और 2024 में होस्ट ब्राज़ील करेगा। G20 के 2022 में जो बैठक हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में होस्ट भारत कर रहा है और 2024 में G20 का होस्ट ब्राज़ील करेगा। वहीं MV गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चला? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। तो बात करें कावेरी की, तो कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। वहीं कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से है। वर्ष भर बहने वाली नदी है कावेरी, जो है वर्ष भर बहने वाली नदी है। इसीलिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद क्यों है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तो बात करें कावेरी नदी जल विवाद 3 राज्य और एक यूटी में पुडुचेरी है। और 3 राज्य कौन कौन है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल है। यह 150 साल पुराना है। यह विवाद जो है 150 साल पुराना है। आज़ादी के बाद कावेरी जल विवाद 1974 में शुरू हुआ। आज़ादी के बाद कावेरी जल विवाद 1974 में शुरू हुआ, जब कर्नाटक ने तमिलनाडु के सहमति के बिना पानी मोड़ना शुरू कर दिया। अपने तरफ पानी मोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कर्नाटक राज्य से गुजरता है। कावेरी का उद्गम स्थल कर्नाटक में है, तो उन्होंने अपना पानी अपने तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। तो इसके लिए विवाद हुआ तो 17 साल बाद CWDT ने 4 राज्यों में पानी देने के लिए अंतिम निर्णय दिया कि 3 राज्य और एक यूटी। 3 राज्य में कौन कौन? कर्नाटक में तो उद्गम स्थल है ही, दूसरा में केरल और तीसरा में कर्नाटक में, पहला में कर्नाटक में तो उद्गम स्थल है ही, दूसरा में तमिलनाडु में, तीसरा में केरल में। ये 3 राज्य और एक यूटी पुडुचेरी में पानी देने के लिए कहा गया। लास्ट में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये विवाद जो था से कुछ सुलझा हुआ था, तो उस तरह से पानी जितना मात्रा में था मिल रहा था। लेकिन अब जो है फिर कर्नाटक पानी की मात्रा कम कर दिया है, जिससे कि ये विवाद फिर चालू हो गया है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तो कर्नाटक का कहना है कि कर्नाटक में इस बार वर्षा का पानी उतना नहीं हुआ है, जिसके कारण हम पानी उतना देने में सक्षम नहीं हैं। हम पानी देने में सक्षम नहीं है क्योंकि वर्षा का पानी नहीं हुआ है। और तमिलनाडु को जितना फैसला हुआ था उतना लेने के लिए वो तैयार है, इसीलिए ये विवाद हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी की सहायक नदी कौन सा है? तो हेमावती, कवानी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, सिरसा, अर्कावती, नोयल, ये सब कावेरी की सहायक नदी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? तो कावेरी पर है।
तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। ऐसा लगा आपको मेरा प्रयास, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। प्रतिदिन आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप लोग इसे अच्छे से देखते रहें और अपने मित्र लोग को भी शेयर करें, जिससे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग के पास भेजें जो लोग देख सके। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहे जॉब वाला के साथ।